प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर देगा, ये साफ हो गया है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हाईकमान ने बड़ा बदलाव अमेठी को लेकर किया है। इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल वायनाड के अलावा अमेठी से चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों नामों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। इसी के साथ केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। तो ये बड़ा बदलाव, जहां यूपी की दो हाई प्रोफाइल सीट जो है अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर देगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हाईकमान ने बड़ा बदलाव अमेठी को लेकर इस बार किया है। इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये बड़ा बदलाव इस बार कांग्रेस ने किया है। दोनों नामों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस ने जारी कर दी है और राहुल गांधी ने इस बार साफ कर दिया है कि वो चुनावी जो मैदान है उसमें अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। इसी के साथ केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे अमेठी से। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है, जबकि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास रही हैं। पहली बार पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार से उम्मीदवार बनाया है। अमेठी और रायबरेली ने नामांकन की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रायबरेली जा रहे हैं। खड़गे सुबह 10:30 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली बार अमेठी से कोई गांधी परिवार के अलावा मैदान में उतर रहा है और ये कांग्रेस ने जो है अपने पत्ते खोल दिए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। तो अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस किसे उतारेगी, कल तक इसे लेकर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ था। ये सीट गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रही है, लेकिन अब इस सीट पर सारे समीकरण बदल चुके हैं। एक तरह से गांधी परिवार ने अमेठी सीट छोड़ दी है, लेकिन रायबरेली सीट पर परिवार ने फिर से दांव लगाया है। आजादी के बाद से हुए चुनाव से अब तक दोनों सीटें कांग्रेस का वर्चस्व रही हैं। हालांकि अमेठी में पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। रायबरेली कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ जहां जीत कांग्रेस की गारंटी रही है। कांग्रेस के लिए ये किला किस तरह अभेद्य रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर साल 2019 तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार हारी है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा जैसी बड़ी हस्तियों ने यहां से चुनाव जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता की नुमाइंदगी की। आंकड़े गवाह हैं कि बीते 5 चुनाव में सोनिया गांधी ने 50% से ज्यादा मतों से चुनाव जीता। यहां तक कि साल 2014 में जब देश में मोदी लहर थी, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस का दबदबा कायम रखा था। 1952 और 1957 के चुनाव में फिरोज गांधी ने जीत हासिल की। 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने विजय पताका फहराई, लेकिन 1977 में समाजवादी पार्टी के राज नारायण ने इंदिरा गांधी को 55,202 वोटों से शिकस्त दी।
हालांकि 3 साल बाद ही साल 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने करीब 1.25 लाख मतों से बड़ी जीत दर्ज कर ली। आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव जीतने की वजह से इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अरुण नेहरू ने कांग्रेस राज कायम रखा। 1984 में अरुण नेहरू ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 1989 और 1991 में शीला कौल ने कांग्रेस से जीत हासिल की, लेकिन साल 1996 में बीजेपी ने कांग्रेस का ये किला ढहा दिया। 1996 और 1998 में लगातार 2 बार बीजेपी के अशोक सिंह यहां से जीते। 1999 में कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा और ये सीट वापस कांग्रेस के पाले में आ गिरी। वहीं साल 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी ने लगातार 5 बार कांग्रेस का परचम लहराया है। रायबरेली सीट से कांग्रेस के खिलाफ इस बार बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली की तरह ही अमेठी पर भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम लहराया। सिर्फ 3 बार ही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के बालकृष्ण विश्वनाथ केशकर सांसद बने थे। अमेठी तब सुल्तानपुर दक्षिण लोकसभा सीट का हिस्सा माना जाता था। 1957 में केशकर ने एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाई। अमेठी तब मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का हिस्सा बना। साल 1962 लोकसभा चुनाव में राजा रणंजय सिंह ने मुसाफिर खाना सीट जीती। 1967 के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बने। 1971 में विद्याधर वाजपेयी दोबारा अमेठी से सांसद बने। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था। रणंजय सिंह के बेटे संजय सिंह चुनाव हार गए। भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह सांसद चुने गए, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने वापसी की और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जीत हासिल की। संजय गांधी की मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाली। इसके बाद साल 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने एक बार फिर अमेठी सीट जीती। 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद अमेठी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। वहीं 1996 में सतीश शर्मा ने दूसरी बार जीत हासिल की। 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराया। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट पर कब्जा किया। साल 2004 और 2009 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। वहीं साल 2014 में राहुल गांधी इस सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। साल 2019 से पहले तक अमेठी कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित सीट साबित हुई, लेकिन साल 2019 में बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस की नींव हिला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को उतारा है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कौन है केएल शर्मा जिस पर कांग्रेस को इतना भरोसा है? आइए ग्राफिक के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। केएल शर्मा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं। जब सोनिया रायबरेली से सांसद थी तो वो उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। किशोरी लाल काफी समय से अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का कामकाज देखते आ रहे हैं। मूल रूप से किशोरी लाल शर्मा पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें पहली बार अमेठी लेकर आए थे, तब से वो यहीं के होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब गांधी परिवार ने अमेठी से चुनाव लड़ना बंद कर दिया तो केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम करते रहे। इसके अलावा केएल शर्मा बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। उन्हें एक रणनीति कुशल संगठन के काम में दक्ष नेता माना जाता है। तो वे कांग्रेस की पंजाब टीम के लिए भी काम कर चुके हैं।
तो ये आपने देखा कि किस तरह से केएल शर्मा की जो उपलब्धियां हैं वो हमने ग्राफिक के माध्यम से समझी। तो चुनावी मौसम के बाद अब बात उस मौसम की हम कर लेते हैं जिससे दुनिया भर को चौंका के रख दिया है। जो दुबई गर्मी और तपती रेत के लिए जाना जाता है वो बारिश से परेशान है। वहीं भारत समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वहीं पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। दुनिया में जिस तरह से मौसम बदला है उसे लेकर वैज्ञानिक भी खुद हैरान है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये बता रही हैं कि दुनिया में मौसम का पैटर्न जो है वो कैसे बदला हुआ है। तो इन दिनों दुबई को मौसम ने हैरान कर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में गुरुवार रात को भारी बारिश हुई, जिसके बाद आज के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट बताया गया है। मौसम की ये स्थिति एक बार फिर लोगों को टेंशन में लेकर आ गई है। यहां यूएई की दर्जनों फ्लाइट्स एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। दुबई पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एहतियातन स्कूलों में छुट्टी और वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट ने दुबई को कई उड़ानों पर ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर जो दुबई भीषण गर्मी के लिए दुनिया भर में जाना गया, वहीं दुबई इस बार अप्रैल महीने में भारी बारिश के सैलाब में डूब सा गया था। हर कोई हैरान था, आखिर इतनी बारिश शायद ही दुबई के इतिहास में कभी हुई हो। उस विकट हालात से दुबई वाले उबर भी नहीं पाए कि एक बार फिर भारी बारिश और तूफान की आफत वाला ट्रेलर इन तस्वीरों से दिख रहा है। कुछ दिन की राहत के बाद दुबई में फिर से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ लोग एक बार फिर से टेंशन में आ गए हैं। रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बाहरी तौर पर देखने में भले ही सड़कों पर बहते पानी को चीरती ये गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं, मगर हकीकत ये है कि इस बारिश ने दुबई की रफ्तार ही रोक दी है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के बाद से तो कई शहरों में जलभराव की आशंका फिर से बनी हुई है। यूएई के मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे देश में हैवी रेन का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा रहा। यही वजह रही कि यहाँ के तमाम स्कूल, ऑफिसेज और बस सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। खबर ये भी है कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। दुबई मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है। नागरिकों को भी जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनोरंजन पार्क हो या समंदर तट, सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। पिछले महीने यूएई में भारी बारिश के साथ तेज तूफान चला था। उस वक्त पानी का एक छत्र राज्य था। भयंकर जलभराव के हालात से दुबई उबरा भी नहीं कि अब एक बार फिर भारी बारिश और तूफान की चेतावनी ने दुबई वासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कल यानी 4 मई को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। यानी दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी के आसार हैं। देश के दूसरे हिस्सों में मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक वेव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। कई राज्यों में थोड़ा बादल और बारिश के कारण से और मॉइस्चर का भी थोड़े इंकर्जन होने से हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि आपका उड़ीसा में, झारखंड में थोड़ा कम हो गया है, मगर बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है वो अभी भी जारी है। हमारा जो फोरकास्ट है अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 और 7 मई को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यानी अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मिजाज नरम रहेगा और दिल्ली वालों को कुछ दिन तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में कई दूसरे राज्यों को भी लू के थपेड़ों से राहत की उम्मीद है। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया, यानी कि एक स्टेप नीचे कर दिया है अगले चार दिन के लिए। और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है, वहां चौथे दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारे उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके कारण से आपका अलर्ट का लेवल भी कम हो जाएगा। इस समय भारत में मौसम के कई रूप नजर आ रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के हालात बने हुए हैं, तो वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं केरल में हीट वेव के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं को 6 मई तक बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हर साल मई के महीने में देश भर में ज्यादातर हिस्सों में 3 दिन लू चलती है, लेकिन इस साल 5 से 7 दिनों तक लू चलने के अनुमान है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र के मुताबिक मई में आमतौर पर औसतन 3 हीटवेव वाले दिन होने की उम्मीद होती है, लेकिन इस साल हीटवेव के दिनों की संख्या ज्यादा हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कब मानी जाती है हीटवेव। तो जब तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से पार हो जाता है और तटीय इलाकों में 37 डिग्री से ज्यादा, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाता है, तो मौसम विभाग इस स्थिति को हीट वेव की घोषणा कर देता है। इसी तरह अलग अलग जगहों पर एक सामान्य तापमान होता है, लेकिन जब वहां भी सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री ज्यादा रहता है, तो भी हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है। तो इतने तापमान को शरीर कैसे झेलता है, उसके पीछे भी साइंस है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हमारी त्वचा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग तापमान की वजह से ही पसीना आता है। जब पसीना भाप बनकर उड़ता है तो वो शरीर के अंदर की गर्मी भी ले उड़ता है, लेकिन अगर तापमान बढ़ता है तो फिर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंसानों के लिए 35 डिग्री से कम के तापमान को सामान्य समझा जाता है। लेकिन इतना या इससे ज्यादा तापमान बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि 35 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान होने से हवा में नमी बहुत हो जाती है और इस कारण पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और अगर लगातार 6 घंटों तक ऐसा रहता है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी शरीर 40 डिग्री तक का तापमान सह सकता है। हालांकि ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। शरीर में गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक होता है, जिससे अंग बेकार होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों पर प्रशासन का पूरा जोर है। श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो, इसका इंतजाम तो किया ही जा रहा है। प्राकृतिक आपदा से श्रद्धालुओं को बचाने और तुरंत राहत पहुंचाने के लिए भी यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल की जा रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव के काम को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में मॉक ड्रिल की गई। इसमें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने, वाहन दुर्घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। देखो, चारधाम और आपदा प्रबंधन को लेते हुए, क्योंकि अभी समय भी शुरू हो गया आपदा का, तो एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 हमारे मेन एस्पेक्ट्स रखे गए थे। एक तो अग्नि, जो आग लग गई थी अर्बन एरिया में हमारे सैनिक विश्राम गृह में, और दूसरा डुंगरी पंथ में अर्थक्वेक था 7 मैग्नीट्यूड का। थर्डली चमधार में एक लैंडस्लाइड हो गया था, जिससे रोड ब्लॉक हो गई थी। और चौथा कलियासौड़ में बस एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी सबने, जो भी हमारे आईआरएस टीम थी, उसने अपने अपने जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने जो दायित्व है पूर्णतः निभाते हुए सभी को
सक्सेसफुली रेस्क्यू किए। मॉक अभ्यास के दौरान रिस्पांस टाइम शानदार रहा। इस दौरान संसाधनों की मैपिंग करने, रिस्पांस टाइम को कम से कम करने, मॉक ड्रिल में सामने आने वाली कमियों को दूर करने, रेस्क्यू पर जाने से पहले जरूरी सुरक्षा उपकरणों को साथ रखने और सूचनाओं का सटीक तरीके से आदान प्रदान करने पर भी जोर दिया गया, ताकि भविष्य में वास्तविक आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। हम लोगों को आज जो यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था, इसमें सूचना मिली थी कलियासौड़ में एक बस एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोगों की टीम वहाँ पे गई और हम लोगों की टीम द्वारा वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। और साथ ही एक मॉक ड्रिल था अर्थक्वेक का, जो कि डुंगरीपन गांव में हुआ था, जहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया गया। उधर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बद्रीनाथ धाम पहुंची और बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने और साथ ही पुनर्निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पर्यटन विभाग की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट है, उसमें इस साल बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश में जो अलग अलग प्रदेशों में श्रद्धालु हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है केदारनाथ और बद्रीनाथ और चारों धाम की यात्रा के लिए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। उसी में हम लोग सब लगे हुए, पर्यटन विभाग भी लगे हुए। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में हुए पंजीकरण को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा शुरू होने के 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन को टालने का फैसला किया है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, चमोली और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं महादेव की नगरी काशी, जहां विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इन दिनों काशी धाम शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कॉरिडोर बनने के बाद से ही पिछले कुछ सालों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 15 करोड़ 6 लाख भक्तों ने विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। 2017 से 2023 तक बाबा विश्वनाथ के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में औसतन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं विदेशी पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या में 2019 से 2023 तक औसतन 4 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। आजकल मेडिकल साइंस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। नए नए मेडिकल उपकरण के साथ इलाज के तौर तरीकों को आजमाया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों महाराष्ट्र के अकोला में मेडिकल कॉलेज में एक हाईटेक बस सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, क्योंकि ये मेडिकल उपकरणों से सजी हाईटेक बस यहां पढ़ाई कर रहे भावी डॉक्टर्स के लिए है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इसी हाईटेक बस के अंदर और दिखाते हैं ये छात्र वहां क्या कुछ कर रहे हैं। हाईटेक मेडिकल सामानों से सजी बस यहाँ चल रही है देश के भावी डॉक्टरों की क्लास, जहाँ खास सीख दी जा रही है। सीख सर्जरी की, मगर सर्जरी और बस के अंदर ऐसा आखिर यहाँ क्यों हो रहा है? तो बता दें कि इस बस के अंदर सर्जरी का ये अभ्यास हर 2 साल में हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी इथकॉन करा रही है। इस हाईटेक बस का नाम है इंस्टीट्यूट ऑन व्हील, जो महाराष्ट्र के अकोला में सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंची। इस खास बस में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर इन तमाम स्टूडेंट्स को सर्जरी के सभी जरूरी स्टेप्स को बड़ी ही आसान भाषा और हाईटेक तरीके से समझा रहे हैं। ये इस वैन को इंस्टीट्यूट ऑन व्हील बोला जाता है। ये इथिकॉन कंपनी की तरफ से हर 2 साल में लाई जाती है हर कॉलेजेस में, और इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जो बेसिक ट्रेनिंग होता है छात्रों को देने के लिए, वो उसकी व्यवस्था की गई है। और सर्जरी के जो स्किल्स होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स जो होते हैं, जो सीखने के लिए बाहर या उनको वक्त लगता है, तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे बेसिक स्किल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं।
सर्जरी की ट्रेनिंग के दौरान ब्लेड चलाना, स्टिचेस करते हुए धागा लगाना या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही क्यों न हो, सर्जरी के हर क्षेत्र में इन्हें माहिर बनाया जा रहा है। मकसद है ऐसी क्लास के माध्यम से डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाने से डॉक्टरों का क्योंकि समय बचता है और साथ ही उन्हें सीधे मरीज की सर्जरी करने में आसानी भी होती है। इस वोल्वो बस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ के छात्र क्या सीख रहे हैं, यही तो जानने के लिए हमें इस वोल्वो बस में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हम वोल्वो बस के अंदर पूरी तरीके से एक यहाँ पर जो है आपको लैब जैसा कुछ दिखाई देगा, कुछ कैंची या कुछ सर्जरी शुरू है, यही यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बात सच है, इस वोल्वो बस में सर्जरी के गुर जो है, सर्जरी की कुछ बातें जो है, ये नए डॉक्टरों को यहाँ पर सीखने की बात यहाँ चल रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से सर्जरी के बाद जो है वो टीचेस किस तरह से लगाए जाते हैं, ये डॉक्टर को यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं, ताकि जब रियल में ऑपरेशन करना है उस वक्त इन डॉक्टरों के जो हाथ है वो ना रुके या उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिलहाल तो इंस्टीट्यूट ऑन व्हील नाम की इस बस के अंदर ये तमाम मेडिकल छात्र अपने ट्रेनर्स की बेहद सधी और आसान भाषा में सर्जरी के तौर तरीके समझ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई से डॉक्टर बनने तक उनकी सर्जरी प्रैक्टिस की नींव रखने में अहम भूमिका निभा रही है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से रच बस गया है और अब बात इसकी पहुंच कूटनीति की दुनिया तक हो गई है। यूक्रेन ने अपनी पहली फीमेल एआई प्रवक्ता को लॉन्च किया है। ये फीमेल प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के लिए लॉन्च की गई हैं, जो युद्ध संबंधी अपडेट दिया करेंगी। प्रवक्ता का नाम विक्टोरिया शी रखा गया है। एआई प्रवक्ता को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो पहले से तैयार मंत्रालय के बयानों को पढ़ सके, यानी बयान तो इंसान ही लिखेंगे लेकिन उसे पढ़ने के लिए एआई अवतार का इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एआई राजनयिक का लहजा और आवाज यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नोम्ब्रे जैसी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में शी ब्लैक सूट में नजर आई हैं और उन्होंने अपना नाम विक्टोरिया शी और खुद को डिजिटल प्रवक्ता बताया। वीडियो में विक्टोरिया ने खुद के बारे में जानकारी दी है, अपने काम के बारे में बताया है। बात करते हुए विक्टोरिया अपना सिर और हाथ भी हिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। With the same comment in the text form. With my appointment, we are taking a step into the future. तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।